सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अनदर इमॉर्टल वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलने वाला है, जो कि है सेलेस्टियल रीम, सेलेस्टियल एम्पर, सेलेस्टियल जेट्स एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। मेरी इन बातों को सुनकर तुम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो के अंदर में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को सेलेस्टियल रीम के बारे में पता चलने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वाली की मुलाकात होती है डीमन एम्परर से। जब वो यहाँ पर मिलने जाता है तब पता चला कि वो हम लोग का गु युंडू है, जो कि वाली का पियक्कड़ दोस्त था। जिसके बाद वाली पहुंच जाता है मोफी के पास में, जहां पर उसने दालुओ स्वॉर्ड सेट का उस डिसाइपल को जान से मार दिया। इसे मारने के बाद ही वहां पर वालिन उसके सर को काट के वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम लोग को पता चला कि वालिन जब रास्ते में ट्रैवल कर रहा था तब इस दौरान उसने यहाँ पर इस कल्टिवेटर यानी कि जो मिडिल एज आदमी था जिसका नाम हमें जू हाई नजर आता है, इसकी हेड को वहां पर पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया। रिफाइन करने के बाद ही उसके बॉडी के अंदर में जो भी स्वॉर्ड इंटेंट थी वो वालिन को फाइनली मिल चुकी थी। और वालिन ने उसके सोल सर्च को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वालिन एसिडिन पर पहुंच चुका है, जिस वजह से पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स की सोल सर्च कर पाना उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एंड इसी दौरान वालिन ने उसके सोल को पूरी तरीके से कोलैप्स करा के अपने सोल फ्लैग के अंदर में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया। जिसके बाद वालिन को यहाँ पर पता चला कि दालुओ स्वॉर्ड सेट के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पर आए थे उनके पास में सिर्फ और सिर्फ लिंग टियानो का स्वॉर्ड इंटेंट ही नहीं था, बल्कि एक्चुअली में उनके साथ में एक और कल्टिवेटर आया था जिसका नाम ग्रीड है। इसकी कल्टिवेशन को जानकर वालिन वहाँ पे बहुत ज्यादा चौंका, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन यिन यान इल्यूजनरी रीम के अंदर में थी, यानी कि सीतुनान से सिर्फ और सिर्फ एक स्टेज पीछे, जो कि एक कॉर्पोरियल रीम के अंदर में है। इसी दौरान वालिन ने जैसे ही उसके बारे में यहाँ पर जाना तो वो वहीं पर थम जाता है, एक टाइम के लिए मानो बिल्कुल समय रुक गया हो। तभी उसे सीतुनान के बारे में याद आया एंड उसने सीतुनान के पास से एक जेड लिया था जिसके अंदर में उसके जो पास्ट के एनिमीज जिन लोगों ने सीतुनान पर हमला किया था उसके कुछ इमेजेस थे, या फिर जिस चीज़ को देखकर वालिन उन्हें पहचान सकता था। जिसके बाद वालिन को शक होता है कि कहीं ये सीतुनान का वही एनिमीज में से एक तो नहीं, और अगर इसे सीतुनान के बारे में पता है मतलब इसे हेवन डिफाइंग बीट के बारे में पता होगा। एंड इस वजह से वालिन के ऊपर में एक और खतरा यहाँ पे मंडराने लगता है, क्योंकि वालिन इस चीज़ को एग्जैक्टली कह तो नहीं सकता था, क्योंकि कई सारे कल्टिवेटर्स के पास में एबिलिटी होती है कि वो खुद की अपीयरेंस को चेंज कर पाए, जिस वजह से चेहरा देखकर पहचान पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और इसी दौरान यहाँ पे वालिन हेवन डिफाइंग बीट के बारे में सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी चीज़ है जिसके पीछे में ऑलमोस्ट कल्टिवेशन अलायंस तक पड़ी हुई है। पास्ट के दौरान जब वालिन एक वीक कल्टिवेटर था तब इसके अंदर में एंटर करके यहाँ पर खुद को पावरफुल कल्टिवेटर से बचा सकता था, जिस वजह से इसके अंदर में टाइम भी स्लो चलता है और वालिन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी था। लेकिन अगर एक पावरफुल कल्टिवेटर के हटते ही अगर ये हेवन डिफाइंग बीट चढ़ गया तो वो आसानी से वालिन को इसके अंदर से निकाल भी सकता है, जिस वजह से पावरफुल बनने के बाद वालिन के लिए कुछ ज़्यादा काम का भी नहीं है। और तो और इसके अंदर के एलिमेंट्स को पूरा कर पाना भी वालिन के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होते जा रहा है। इसके साथ ही हमें यह भी पता चला कि अगर कोई भी कल्टिवेटर वालिन से हेवन डिफाइंग बीट को छीनना चाहता है तो उसे इसकी ओरिजिन सोल को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हेवन डिफाइंग बीट उसके ओरिजिन सोल के साथ में यहाँ पे मर्ज अप हो चुका है। एंड इसके बाद ही जब वो उसकी सोल को रिफाइन कर देगा तब जाकर उसे हेवन डिफाइंग बीट मिलेगा। और वालिन इस चीज़ों को सोचकर थोड़ा सा टेंशन में आता है। इसी दौरान वालिन यहाँ पे सोचता है कि हेवन डिफाइंग बीट दिन पर दिन और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है, आखिर इसकी मिस्ट्रीज क्या है। उसी की मेमोरीज के अंदर से वालिन को ये भी पता चला कि जब वालिन ने वहाँ पर मोयान को मारा तब इन लोगों का शक वालिन की तरफ में थोड़ा सा आया था, लेकिन इस दौरान इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। एंड इस दौरान हमें यह भी पता चला कि यहाँ पे टोटल 5 दालुओ सेट के कल्टिवेटर्स थे जिनका लीडर चेन टोंग था। इसके साथ ही ग्रीड भी यहीं पर था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका शक अभी भी वालिन के ऊपर में था। लेटर ऑन वहाँ पे अचानक से ग्रीड पता नहीं क्यों फायर डीमन सिटी में चला था एंड उसके साथ कुछ कल्टिवेटर्स भी। इसी दौरान यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 कल्टिवेटर्स बच गए थे, जिनमें से था जू हाई एंड हम लोगों का जी शू जब उसे मिलने के लिए वहाँ पर जा रहा था तब इसी दौरान वालिन के हत्थे वो चढ़ जाता है एंड वालिन ने उसे मार दिया। इसके साथ ही जू हाई का क्या हुआ तुम लोगों को पता है ही। इसके साथ ही वालिन यहाँ पर सोचता है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ग्रीड के बारे में पता चल गया, वरना अगर मैं इनका हंट अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू होता तो शायद से मेरा पाला जल्द से जल्द ग्रीड के साथ में पड़ सकता था एंड उसके साथ में लड़ पाना ऑलमोस्ट इसके लिए इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वालिन चला जाता है सोल रिफाइनिंग ट्राइब के अंदर में। वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात हुआंग हुआ के साथ में और 13 के साथ में होती है। जिसके बाद वहाँ पर उसने कई हजारों अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब के सोल्जर्स को बुलाया एंड उसकी बॉडी के ऊपर में स्लॉटर एनर्जीज को यूज करता है, जिसका मतलब उन लोगों को वो भेजने वाला था उसी वॉर के अंदर में जहाँ पर फायर डीमन सिटी एंड स्काई डीमन सिटी आपस में लड़ रहे थे। उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे स्काई डीमन सिटी को हेल्प करना नहीं था, बल्कि वहाँ के स्लॉटर एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करना था। इनका बस मोटिव है कि वहाँ पे जितने भी किलिंग इंटेंट्स उन सबको ऑब्जॉर्व करो एंड खुद की बॉडीज को पावरफुल बनाओ। ज़्यादा तुम लोगों को उसके अंदर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पर जा चुके थे। इसी के साथ वालिन ने एक अच्छा सा मास्टर प्लान बनाया था जिसकी मदद से वो अपनी स्लॉटर एनर्जी की मदद से यहाँ पे नरिश करता है।
और मामला यहीं पे खत्म नहीं होता, बल्कि वान लिन ने बचे हुए सोल रिफाइनिंग ट्राइब के सोल्जर्स को वहाँ पे इस्तेमाल किया दूसरे ट्राइब्स के ऊपर में हमला करने के लिए। एंड इस दौरान इसने 13 अरवांग हुआ को कई सारे ऐसे लाइफ सेविंग ट्रेजर्स दे दिए थे, जिनकी मदद से वो आसानी से वहाँ पे जो बचे हुए 3 पावरफुल ट्राइब्स थे उन लोगों को भी हरा देते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं। इस दौरान यहाँ पे सोल रिफाइनिंग ट्राइब का जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। एंड इस चीज़ को ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 साल बीत जाते हैं। 10 सालों के बीच ही वान लिन ने वहाँ पर उसी जगह पर जहाँ पर वो ब्लैक टावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, वहाँ पर एक टावर को क्रिएट किया एंड उसके अंदर में कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। एंड 10 साल उसने एक कदम भी बाहर की तरफ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस था उस एंशिएंट डेविल के सोल रेमिनेंट के ऊपर में खुद के रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट करना, ताकि वो जितना ज़्यादा हो सके उसकी पावर्स को समझ पाए। इसी के साथ ही हमें ये बात पता चलता है कि यहाँ पे ये जो वॉर थी तकरीबन 10 सालों तक कंटिन्यू रहती है एंड ये बस स्टार्टिंग था, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस दौरान तक वान लिन ने यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा स्लॉटर एनर्जीज को वहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लिया था। और तो और ऐसा नहीं है कि वान लिन सिर्फ अकेले से ऑब्जॉर्व कर रहा है, बल्कि जो कल्टीवेटर्स सोल रिफाइनिंग टाइप के वहाँ पर लड़ रहे थे, ये स्लॉटर एनर्जी उन लोगों को भी वहीं पर प्रोटेक्ट कर रही थी, जिस वजह से वान लिन के लिए ये दुगना फायदा था। इसके बाद ही वान लिन ने निकाला हम लोगों के लिए एक ब्यूटी को, जो कि थी याओ शीशु। याओ शीशु को वहाँ पे निकालने के बाद उसने उससे सवाल करने स्टार्ट कर दिए और वहाँ पे याओ शीशु बोलती है, तुमने 10 सालों में मुझसे जो भी पूछा मैंने सब चीज़ तुम्हें बता दी है। तो यहाँ पर वान लिन बोलता है, तुमने जो भी बोला वो सच्चाई नहीं थी। जिसके बाद वान लिन ने यहाँ पर याओ शीशु को धमकी दिया कि तुम मेरे कैद में ऑलमोस्ट 20 सालों से हो, अगर अभी तक तुमने कोई भी सच्चाई मुझे नहीं बताई तो तुम शायद से सारी जिंदगी ऐसे ही फंसी रह जाओगी। मैं वादा करता हूँ कि जब तुम मुझे सारी सच्चाई बता दोगी तो मैं इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड के बाहर जाते ही तुम्हें रिहा कर दूंगा। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर याओ शीशु ने बोला कि तुम अपने दाव हाथ की कसम खाकर बोलो। बोल तो ऐसे रही है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वान लिन ने यहाँ पर बोला कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम मेरे सामने में कंडीशंस पैदा कर दो। इसके बाद यहाँ पे याओ शीशु फाइनली वहाँ पे बकना स्टार्ट कर देती है। जब याओ शीशु ने पहली बार उससे ब्लड सोल पिल को यूज़ करना बताया था, तब उस दौरान वहाँ पर उसने एक ओपनिंग को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से वान लिन अब इससे सारा का सारा सच उगलवा सकता है। वो कैसे, अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद ही याओ शीशु वान लिन के ऊपर में लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। उसने बोला कि जब मैं ईस्टर्न डिमोनिक स्पिरिट के अंदर में एंटर की तब मुझे फादर ने बोला था कि तुमसे पंगे नहीं लेने के लिए, लेकिन उस दौरान मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती थी कि तुम्हारी पावर्स क्या है, स्टेटस क्या है, तुम कहाँ से आए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक ही बात थी कि तुम्हारे पास में ऑल सीड का डिसाइपल होने का पद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था जो थोड़े से भी मुझे अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अब मुझे पता चला कि फादर ने मुझे ऐसा क्यों बोला था। इसके साथ ही वान लिन के एक्सप्रेशन वहाँ पे चेंज नहीं होते एंड उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। इसके साथ ही यहाँ पे याओ शीशु ने बताया, मेरे फादर ने मुझे बोला था कि यहाँ पे टोटल 4 फेक केव्स है एंड एक रियल केव्स है। पास के दौरान जब ऑल सीर और मेरे फादर वगैरह इसके अंदर में एंटर किए थे, तब उस दौरान उन्हें यहाँ पर एक सीक्रेट पता चला। तो वान लिन यहाँ पे पूछता है, कौन सा सीक्रेट? तो यहाँ पर याओ शीशु ने बोला कि तुमने अब तक अपनी एबिलिटीज के साथ में इस चीज़ को गेस तो कर ही लिया होगा कि ये जो ईस्टर्न डिमोनिक स्पिरिट लैंड है, ये पूरा का पूरा एक केव टाइप का है, इतना बड़ा कि तुम इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर कुल ऐसे 4 केव्स है जो कि फेक है एंड एक रियल केव है। तो यहाँ पर वान लिन ने बोला कि हम लोग जिस केव में गए थे मतलब वो फेक था। तो यहाँ पे याओ शीशु बोलती है बिल्कुल। तो इसी के साथ ही वान लिन ने पूछा कि आखिर तुम फेक केव के अंदर में क्यों गई? तो वहाँ पर उसने बताया कि मेरे फादर ने मुझे बोला था कि फेक केव्स के अंदर में कई सारे सेलेस्टियल ट्रेजर्स तुम्हें मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग वो सेलेस्टियल लिक्विड, जिसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, जिस वजह से मैं उसके अंदर में एंटर कर रही थी। इसके बाद उसने बोला कि मैंने अब तुम्हें पूरी की पूरी सच्चाई बता दी है। तो यहाँ पर वान लिन ने बोला, तुमने सच्चाई बोली है लेकिन पूरी बात नहीं, मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे वो बताओ। तो यहाँ पर याओ शीशु ने बोला कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि ये जो 4 फेक केव्स है वो चारों का चारों एक रास्ता है रियल केव की तरफ में, एंड उसके अंदर में एंटर करने के लिए इन चारों केव से गुजरना पड़ता है, इंक्लूडिंग वो जो रियल केव है उसके अंदर में कुछ ऐसी पावर्स है जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर 3rd स्टेप के अंदर में एंटर कर सकता है, जिस वजह से सभी लोग इसके अंदर में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और तो और वो जो लास्ट केव है वो एक्चुअली में सेलेस्टियल एम्परर का केव है, जिन्होंने इसे पर्सनली क्रिएट किया है। और उसने यहाँ पे बताया कि उस सेलेस्टियल एम्परर का नाम किन लिन था। इस नाम को सुनकर वहाँ पे वान लिन एक टाइम के लिए चौंका, मतलब उसने ज़्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दिखा। इसके बाद ही यहाँ पे याओ शीशु ने बताया कि सेलेस्टियल एम्परर किन लिन सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थे सेलेस्टियल ड्रीम के। पास्ट के दौरान जब सेलेस्टियल ड्रीम पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ तो वो वहाँ पर मरते नहीं है, बल्कि कुछ इंजरीज के साथ में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़े एंड और भी ज़्यादा जब इंजर्ड हो गए तब वो वहाँ से निकल जाते हैं, और वो अभी भी शायद से उसी केव के अंदर में क्लोज डोर कल्टीवेशन में होंगे। पास के दौरान जब यहाँ पे सभी के सभी पावर हाउसेस आए थे, तब उस दौरान यहाँ पे उन लोगों ने इन 4 केव्स को वहाँ पे आइडेंटिफाई किया। तो वान लिन ने यहाँ पर पूछा कि आखिर वो जो चारों केव्स यहाँ पे मिले तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया। तो वहाँ पर याओ शीशु बताते हैं कि मेरे फादर की कल्टीवेशन उस दौरान कुछ ज़्यादा नहीं थी, जिस वजह से उन्हें एक भी केव अलॉट नहीं किया गया। और तो और ऑल सीर ने एक ले लिया, लिन त्यान हो ने एक ले लिया, और तो और सेलेस्टियल कपल्स ने 2 ले लिया, जिस वजह से मेरे फादर को कुछ भी नहीं मिला। तो वान लिन यहाँ पे पूछता है सेलेस्टियल कपल्स। तो वहाँ पर याओ शीशु बताती है कि वो भी प्लैनेट त्यान उनके ऊपर के मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर्स में से थे, उनकी पावर्स मेरे फादर से भी ज़्यादा थी एंड उन्हें वहाँ पे केव अलॉट किया गया।
फास्ट के दौरान वो लोग निकल के यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन सेलेस्टियल कपल्स अभी भी इसी के अंदर में थे। पता नहीं वो कहाँ पर है, इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड यही कारण है कि इसे कुछ ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है। उन लोगों ने मेरे फादर को कोई भी केव अलॉट तो नहीं किया, लेकिन मेरे फादर की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें रियल केव मिल गया फेक केव्स के बदले। वालिन याओशीशु की बातों पर सिर्फ 70% ही विश्वास करता है, क्योंकि उसने वहां पर जब उस केव के अंदर में एंटर किया तब अपने लाइफ सील्स का इस्तेमाल करके एक आवाज़ को सुनने का ट्राई करता है एंड वहाँ पर वो आवाज़ थी आई एम किंगलिन, मतलब मैं किंगलिन हूँ, सेलेस्टियल एम्परर, ऐसे करके वो पुकार रहा था। लेकिन उस दौरान उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, इस वजह से उसने यहाँ पे याओशीशु की बातों पर थोड़ा सा तो विश्वास किया ही था। और इसके बाद ही वालिन ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर जल्द ही इसके अंदर में एंटर करने वाले हैं। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे याओशीशु इम्प्रेस हो जाते हैं एंड उसने बोला कि सिर्फ मेरे फादर ही नहीं बल्कि और से लिंग तियानहू और भी कई सारे तियान प्लैनेट के पावरफुल कल्टिवेटर्स इसके अंदर में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर वालिन ने बोला क्या ये उस गोल्डन टोकन की वजह से है जो कि उस टाइड के दौरान अपीयर हुआ था। तो यहाँ पर याओशीशु के ऊपर में और भी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसने सोचा कि ये कितना ज़्यादा स्मार्ट है एंड इसी दौरान उसे समझ में आता है कि किस तरीके से वालिन की वो जाल में फंसती जा रही है, क्योंकि वालिन जितने भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर तो वो कुछ कैलकुलेशंस वहाँ पे करके रखता है कि याओशीशु इस तरीके का रिप्लाई देगी एंड उसी के अकॉर्डिंग वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, जिस वजह से यहाँ पे याओशीशु उसके उस लूप के अंदर में फंसती जा रही है एंड उसने यहाँ पे सारी की सारी सच्चाई उगल के रख दी। यहाँ पर याओशीशु ने बताया कि वो एक्चुअली में सेलेस्टियल टोकन है जिसकी मदद से फेक केव के अंदर से तुम एंटर कर सकते हो एक रियल केव के अंदर में एंड एक बार में ही वो जितने भी केव्स है उन सभी केव्स को अनलॉक करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम उसके अंदर एंटर कर पाओगे, वो भी सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर वालिन ने बोला कि जैसे कि तुम्हारे फादर को सिर्फ एक लौता पता है कि यहाँ पे टोटल 3 केव्स नहीं बल्कि 4 केव्स है, तो इस वजह से तुम्हारे फादर आसानी से यहाँ पे इनिशिएटिव ले सकते थे उसके अंदर में एंटर करने के लिए एंड यही कारण था कि वो इतने हज़ारों सालों से इसके अंदर में एंटर नहीं किए एंड तुम यहाँ पर इसलिए एंटर की ताकि तुम अपने फादर के लिए सभी चीज़ों को तैयार करके रख सको। तो यहाँ पर याओशीशु और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वालिन को कैसे पता चला कि यहाँ पे 4 केव से 3 नहीं बल्कि बीच में याओशीशु ने उसे ऑलरेडी बता रखा था कि ऑल सील और कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को ये गलतफहमी है कि यहाँ पे टोटल 3 फेक केव्स है, एक रियल केव्स है, लेकिन सिर्फ ब्लड एंसेस्टर को ही पता है कि यहाँ पे टोटल 4 फेक केव्स है एंड एक रियल केव है। और इस बात को मैंने जानबूझकर लास्ट में बताया ताकि थोड़ी सी नॉवल से स्टोरी को मैं थोड़ा अलग कर सकूं, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है। इसके बाद ही वालिन पूछता है कि एक्चुअली में वो जो गोल्डन टोकन है वो कहाँ पर अपीयर हुआ उस टाइड के बाद, मतलब वो इस डिमोनिक स्पिरिट लैंड के अंदर जब एंटर किया तब वो एक्चुअली में कहाँ पर है। तो यहाँ पर याओशीशु बताती है कि वो एकदम एग्जैक्टली फायर डीमन सिटी के बॉर्डर के ऊपर में है। तो यहाँ पर वालिन सोचता है उसी वॉर के बारे में, जिसके बाद वालिन ने उसे वापस से उसी पोर्टल के अंदर में बंद करके रख दिया, क्योंकि इन लोगों के बीच डील हुई है कि जब वो डिमोनिक स्पिरिट लैंड से बाहर निकलेगा तब वो उसे छोड़ेगा, मतलब फिलहाल वो उसकी कैदों में है। इसके बाद ही वालिन सोचता है कि ये जो डिमोनिक स्पिरिट लैंड है उसके लिए और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग, मतलब यहाँ पे अजीब होता जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआन लॉन्ग की वो पेंटिंग, उसके बाद ही सेलेस्टियल एम्परर का इस तरीके से अपीयर हो जाना, अपीयर नहीं मतलब इस बारे में पता चलना, ऑल सीड और इस टोकन्स के बारे में पता चलना, और तो और कई सारे मिस्ट्रीज जो कि वालिन के पीछे पड़ चुकी थी। वालिन इसके अंदर जितना ज़्यादा समय व्यर्थ कर रहा था उतना ज़्यादा ही ये कंफ्यूज होता जा रहा था। इसी बीच हमें पता चला कि यहाँ पे सोल रिफाइनिंग ट्राइब जो था वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करता जा रहा है और भी ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। इस दौरान वालिन ने यहाँ पे 1 बिलियन सोल फ्लैग को निकाला, उसके अंदर से 100 मिलियन सोल्स को निकाला एंड उसने सोल रिफाइनिंग ट्राइब को पूरी तरीके से वहाँ पर घेर दिया एक काले बादल की तरह। इसी बीच यहाँ पे वालिन सोचता है गॉड स्लेइंग चैरियट के बारे में। उसने सोचा कि किस तरीके से जब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में था तब वो इसके फुल पोटेंशियल को वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाता, यहाँ तक कि वो इसके फर्स्ट सील को भी खोलने से पहले बहुत बार हिचकिचाता था एंड जब वो इसे खोल देता था तब वो ऑलमोस्ट पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स तक को पछाड़ के रख देती थी, जिस वजह से वालिन यहाँ पे थोड़ा टेंशन लेकर उसको खोलता था। लेकिन अब वालिन जबकि एक एसिडेंट लेवल का कल्टिवेटर बन चुका है तब उसके अंदर चुल मच रही है कि क्यों ना इसकी अब सेकंड सील को खोला जाए। इसी दौरान उसने यहाँ पर सोचा कि जो इसका क्रिएटर है उसने बताया था कि किस तरीके से इसकी पावर्स कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि अगर इसकी पूरी की पूरी सील्स को वहाँ पे अनलॉक कर दिया जाए तो। क्योंकि वालिन को उस दौरान का सीन याद आता जब उसकी फाइट उस ओल्ड मैन से हो रही थी जो कि वहाँ पे 5 एलिमेंट्स की पावर्स को यूज़ कर रहा था जो कि विंड, रेन, लाइटनिंग जैसी थी, तुम्हें याद होगा। तो उसने देखा था कि किस तरीके से उसका वो सबसे वीकेस्ट स्पेल था जो कि वालिन के सामने बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। वालिन सोचा था कि अगर इसने एक बार उस तरीके के एलिमेंट को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया तो ये उसके लिए एक हुक्म का इक्का बन सकता है। इसकी मदद से वो आराम से लेड एसिडेंट लेवल के कल्टिवेटर्स के साथ में तो लड़ ही पाएगा। तुम्हें पता होगा कि वालिन के पास में एक जेड है जिसके अंदर में गॉड स्लेइंग चैरियट को किस तरीके से रिफाइन करते यूज़ करते इस बारे में लिखा गया है। तो वालिन ने उसी जेड के अंदर में देखा था कि इसके ऊपर में अगर 7 ब्लड सील्स को वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा तो इसे पूरी तरीके से वो यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब वो उसके अधीन हो जाएगा और उसके कंट्रोल में भी रहेगा, जिस वजह से वालिन ने सोचा कि वो 7 सील्स को क्रिएट करेगा।
वालिन पहुंच जाता है तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर सोल रिफाइनिंग ट्राइब से, जो कि एक बंजर जमीन थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वालिन ने उस स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पर निकाला, जिसके साथ ही वो वालिन के ऊपर में अटैक करेगा ऑफ कोर्स। तो वालिन ने वहाँ पे अपने स्पिरिट सोल को निकाल दिया, सॉरी ओरिजिन सोल को। और अब वालिन का ओरिजिन सोल इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तुम लोगों ने देखा होगा कि सितुनन का कितना बड़ा था, उसी तरीके का, जिस वजह से वालिन का हाथ इसके ऊपर में आसानी से इसको प्रेस करके नीचे की तरफ रख देता है। इसके बाद ही वालिन ने उसके माथे के ऊपर में अपने खून से कुछ छोटे मोटे सील्स को क्रिएट किया, जिसके बाद वो बीस्ट और भी ज़्यादा वहाँ पे फिरोशियस हो जाता है। एंड एक टाइम वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि उसने लिटरली वालिन की ओरिजिन सोल को वापस पीछे की तरफ धकेल दिया, जिस वजह से वो वापस से वालिन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। लेकिन वालिन ने गॉड स्लेइंग चाइल्ड का इस्तेमाल करके वो स्पिरिट बीस्ट को कंट्रोल में रखा था एंड उसके ऊपर में अभी भी उन सील्स को क्रिएट करा था। वालिन ने ऑलमोस्ट जब 4 यहाँ पे उसके सील्स को क्रिएट कर दिया, तब उसके बॉडी के अंदर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो स्पिरिट बीस्ट इवॉल्व हुआ। जब वो वहाँ पर इवॉल्व होता है, तब उसी दौरान वहाँ पे काफ़ी तेज लाइटनिंग बोल्ट्स अपने आप ही अपीयर होने लगे। इस दौरान मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो डिवाइन रिट्रीब्यूशन आ गया हो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसी दौरान उस स्पिरिट बीस्ट के माथे के बीच से एक सिल्वर टाइप का हॉर्न वहाँ पर बाहर आता है, यानी कि सींग। इस चीज़ को देखकर वालिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उस जेड के अंदर में लिखा हुआ था कि अगर स्पिरिट बीस्ट की गोल्डन हॉर्न वहाँ पर अपीयर होती है तो उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा होगी कि वो आराम से एक लेड एसिडेंट के कल्टीवेटर को कूट के रख दे। लेकिन वालिन ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर को अपीयर किया, जिसकी मदद से वो एक मिड एसिडेंट के कल्टीवेटर्स को पीट सकता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया था कि वालिन फाइनली उसे पूरी तरीके से वहाँ पे इवॉल्व करके वापस ब्लैक टावर में आ चुका था। ब्लैक टावर के अंदर में तभी एक सीन दिखाया था कि 50,000 किलोमीटर दूरी पर वहाँ पे एक मियास्मा जगह था, जिसके अंदर में काफ़ी सारे ब्लैक फॉक्स वगैरह थे। उसी के अंदर किसी ने किसी को ऑर्डर दिया, सेलेस्टियल गार्डियन को लेकर जाओ एंड वालिन को पकड़ के लाना जिंदा। अगर वो एसिडेंट के अंदर में नहीं है तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन अगर वो एसिडेंट में ब्रेक थ्रू कर चुका होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। तो अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इन लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाली है या फिर नहीं। इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है कि तकरीबन सोल रिफाइनिंग ट्राइब से दूर 5000 किलोमीटर पर वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स इस तरफ में काफ़ी तेज़ी से नहीं, लेकिन एक मॉडरेट स्पीड से बढ़ रहे थे। इसी बीच एक ऐसा कल्टीवेटर हम लोग को दिखाया जाता है जिसे सब लोग तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ, जिसका नाम था सुन यूशान। तुम्हें याद होगा कि जब वालिन अर्थ प्लैनेट के ऊपर में गया था तब वहाँ पर सुन यूशान मिला, तो उसी दौरान यहाँ पे सुन यूशान को दिखाया जाता है, जिसके साथ में वहाँ पर तकरीबन 20 कल्टीवेटर्स थे, जिन्हें ये लोग कल्टीवेशन यूनियन बोलते हैं। और ये लोग जा रहे थे वहाँ पर वालिन को पकड़ने के लिए। सुन यूशान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि यहाँ पर जब वो एंटर किया तब उसके पीछे से उसकी छोटी बहन भी एंटर कर गई किसी एक ट्रिक की मदद से, एंड वो यहाँ पर इस कल्टीवेशन यूनियन के अंदर में आके फंस गई। एंड उसने यहाँ पर सुन यूशान को भी कन्विंस कर लिया इसके अंदर में ज्वाइन करने के लिए। और अब ये जो कल्टीवेशन यूनियन का मेन लीडर है, उन्होंने क्या किया कि इनके बॉडी के ऊपर में एक टाइप का सीड प्लांट कर दिया है, जिस वजह से इनका लाइफ एंड डेथ उनके हाथ में आ चुका है, इंक्लूडिंग वहाँ पे वो जो 4 एल्डर्स जो कि लेड एसिडेंट के आसपास में थे, जो कि सुन यूशान को प्रोटेक्ट करते थे, उसने इन्हें भी अपने कंट्रोल में कर दिया और मानो अब वो एक कठपुतली बन चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक गोल्डन रोप पहने कल्टीवेटर था, जो कि उन लोगों को वहाँ पर लीड कर रहा था, जिसकी कल्टीवेशन कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन ऑलमोस्ट अर्ली सोल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पास में ही थी। इसी बीच वहाँ पे और भी जो 20 कल्टीवेटर्स थे, उनमें कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था, बल्कि सभी इसी रैंकिंग्स पर ही थे। एंड सिर्फ एक लौता ऐसा कल्टीवेटर था जो कि ऑलमोस्ट लेड एसिडेंट पर था, जो कि इसी सुन यूशान का एल्डर था, इंक्लूडिंग वहाँ पे एक ब्लैक रोब पहने, मतलब काला टाइप का आदमी था, जिसकी पावर्स इन सभी से ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा ये हम लोग को थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसी बीच ये सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड उन्होंने अपने सामने देखा काला अंधेरा बादल। चिंता मत करो, गुफा ऊपर मैंने नहीं बोला। जब ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे थे, तब सुन यूशान वहाँ पे कन्विंस करने का ट्राई करता है कि शायद से हम लोग जिसके पास में जा रहे हैं वो वांगलिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो गोल्डन रोप पहने कल्टीवेटर ने कुछ भी नहीं सुना। एंड जब वो फाइनली यहाँ पे पहुँचते तो उस बादल को देख के घबरा जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों ने यहाँ पे नंबर 10 को भेजा, क्योंकि यहाँ पे 20 आदमियों का नाम लिखने में राइटर अर्जेंट बहुत ज़्यादा ही आलस दिखा रहा था, जिस वजह से नंबर दे दिए। तो 10 नंबर को जब भेजा तो वो जैसे उस ब्लैक फॉग में टच होता है तो तुम्हें पता ही है वो क्या है, 100 मिलियन सोल्स। तो उन लोगों ने उसे पकड़ा एंड चूस लिया अपने अंदर, मतलब छोड़ो आने दो। इसको देखकर वहाँ पे उन लोगों की फट गई बहुत ज़्यादा ही, वो लोग बस टेंशन में आ गए कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद उन्होंने भेजा 4 नंबर को। 4 नंबर जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसके साथ में भी सेम चीज़, उन लोगों ने भी उसे अंदर खींच लिया। खींच के उन लोगों ने क्या किया पता नहीं, शायद से थपथपा दिया होगा, तुम्हें पता है क्या होता है। इसके बाद ही यहाँ पर फाइनली उन्होंने भेजा उस एल्डर को, जो कि सुन यूशान को प्रोटेक्ट करता था। उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास में पहुंचता है तो वो जो ब्लैक फॉग था, उन्होंने यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो फट जाता है बीच से, एक ओपनिंग को क्रिएट कर दिया एक तरीके के रास्ते को। लेकिन इसके अंदर वो नहीं एंटर करता, बल्कि वहाँ से 13 चलता हुआ आता है,
वालिन को ऑलरेडी इन लोगों की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी जब ये लोग 5-4 किलोमीटर की दूरी पर थे एंड उसी दौरान उसने 13 को ऑर्डर दे दिया था कि जाओ गेस्ट आ रहे हैं उन्हें अंदर लेकर आओ, जिस वजह से 13 यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे उस गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने जब 13 को देखा तो वो वहाँ पे थोड़ा सा चौंका, लेकिन 13 ने बोला कि एंसेस्टर ऑलरेडी जानते कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, जिस वजह से चलो मेरे साथ। लेकिन वहाँ पे गोल्डन आर्मर वाले कल्टीवेटर ने बोला, सॉरी गोल्डन रोब वाले ने, कि ये एक रास्ता तो खुल ही गया है तो क्यों ना इसे मारो, जल्दी से इसके अंदर से घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो एल्डर हमला करने जाता है तो उसी दौरान वहाँ से एक सोल आता है, उसने उसे पकड़ा, ले जाकर उसे भी थपथपा दिया। अब इनके पास तो ऑप्शन बचा नहीं है, जिस वजह से इन लोगों को 13 के साथ ही आना पड़ेगा। इसके बाद ही इन लोगों की मुलाकात होती है फाइनली वांग लिन से, और वांग लिन वहाँ पे आराम से था क्योंकि ऐसे 9 सिखियों को तो वो आराम से मार देता है। जिस वजह से वहाँ पे उसने पूछा, ब्रदर क्या मैंने आप लोगों को किसी तरीके से ऑफेंड कर दिया जिस वजह से आप लोग मेरे पास आ गए। एंड इस दौरान वांग लिन ने अपने बॉडी के अंदर से उस डेविलिश एनर्जी को यूज किया था जिसे वांग लिन इतने दिनों से रिफाइन कर रहा था, वही शैटर्ड एंशिएंट डेविल की पावर्स को, जिस वजह से उनके माइंड के अंदर में एक अलग टाइप की टेंशन क्रिएट होती है। मतलब वहाँ पर वांग लिन ने सिर्फ उस वॉइस की मदद से उन लोगों को वहाँ पे प्रेशर फील कराया, लेकिन वो जो ब्लैक आदमी था उसके ऊपर में कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसके पावर्स बहुत ज़्यादा थी। इसी दौरान यहाँ पे वो जो गोल्डन रोब वाला कल्टीवेटर था वो बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट यहाँ पे था, जिस वजह से वो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है एंड खुद के माइंड को जैसे उसने शांत किया तो उस ब्लैक आदमी से वहाँ पर उसके ऊपर में हमला करा देता है। लेकिन इसके अंदर जब वांग लिन झांकता है तब इसके अंदर में किसी भी तरीके की ओरिजिन सोल उसे महसूस नहीं होती, सेलेस्टियल पावर्स महसूस नहीं होती, मतलब कुछ भी नहीं था, पूरा खोखला था। बट स्टिल इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वांग लिन से कम। वांग लिन के सामने ये जैसे हमला करते हुए पहुंचता तो वांग लिन ने बोला, कम डाउन विथ मी, और ऐसा बोलते ही वो वहीं पर घुटने के बल गिर जाता है एंड वो वहाँ पर उठ भी नहीं पा रहा था। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, इंक्लूडिंग सुन यूशान तक। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग लिन और यूशान दोनों एक साथ इसके अंदर में एंटर किए थे। तब उस दौरान इसकी कल्टीवेशन मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर थी एंड आज सिर्फ कुछ ही डिकेड्स यानी कि 20 से 30 सालों के अंदर ही वांग लिन हम लोग का बन चुका है अर्ली एसिडेंट लेवल का कल्टीवेटर। एंड ये 10 साल जो वांग लिन ब्लैक टावर के अंदर में कल्टीवेट किया, इस वजह से अब ये परफेक्ट अर्ली एसिडेंट का कल्टीवेटर बन चुका था। इस चीज़ को देखकर सुन यूशान वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंका एंड अप्रेज भी करता है। उसने यहाँ पे घबराते हुए बोला कि ये आप लोगों को जिंदा पकड़ने आए थे, जिसके बाद वो गोल्डन रोब वाला कल्टीवेटर बोलता है कि तुम हमारे साथ में दगाबाजी कर रहे हो। लेकिन इस दौरान तक वांग लिन ने उस गोल्डन रोब वाले कल्टीवेटर को भी आराम से निपटा दिया। इसके बाद ही वांग लिन सुन यूशान को लेकर चला आता है ब्लैक टावर के अंदर में, जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठकर टकीला मारते हुए बातचीत करते हैं। इस दौरान तक सुन यूशान वहाँ पे शर्मा रहा था उससे मदद मांगने में। जिसके बाद वांग लिन ने बोला कि अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मुझसे मदद मांगने में बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत। इसके बाद यहाँ पे सुन यूशान ने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से उसकी बहन यहाँ पे कन्विंस हो गई, इंक्लूडिंग उसे भी कन्विंस कर दिया और उसकी बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे सीड को उसने इम्प्लांट कर दिया जिस वजह से उसकी लाइफ एंड डेथ उसके हाथों में है। इसके साथ ही वांग लिन जब उसकी ओरिजिन सोल के अंदर में झांकता है तो उसे नजर आया कि उसके ऊपर में कुछ ग्रीन कलर के वहाँ पे मतलब छोटे छोटे वेव्स टाइप के क्रिएटेड थे। इस चीज़ को देखकर वांग लिन भी वहाँ पे तोड़ने का प्लान नहीं समझ पाता कि आखिर इसे कैसे तोड़े। इसी बीच वांग लिन ने जब उस ब्लैक मैन को वहाँ पे ऑब्जर्व किया तो उसकी बॉडी के अंदर में कुछ नहीं मिला बल्कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था जेड टाइप का, जिसे वांग लिन काफ़ी मुश्किल से वहाँ पे निकाल देता है। निकालने के बाद उस कल्टीवेटर की पावर्स ऑलमोस्ट डिक्रीज होकर गिर जाती है मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर। इस चीज़ को देखकर वांग लिन बहुत ज़्यादा चौंका कि आखिर ये कैसा ऑब्जेक्ट है। एंड एक्चुअली में वो जो जेड था वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, पूरा जेड भी नहीं था। और वांग लिन सोचता है कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से किसी की भी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे सुन यूशान ने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग को नजर आ रहा है वो एक्चुअली में एक तरीके का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग मेरी बॉडी के अंदर में जिस सीड को उन्होंने इम्प्लांट किया है उन्होंने बताया था कि ये भी एक तरीके का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसे कोई और नहीं तोड़ सकता मेरे उस एंसेस्टर के अलावा जो कि हम लोगों को अभी तक कैद करके रखे है। तो यहाँ पर वांग लिन इन बातों को बस गौर से सुन रहा था। जिसके बाद वांग लिन बोलता है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड उसी दौरान उसने मन में सोचा कि कहीं ये वही सेलेस्टियल एम्परर किन लिन तो नहीं, मतलब लगता है मुझे इनसे मिलना ही पड़ेगा। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। बाय द वे हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, और अगर आप लोग सुने हो हैप्पी दिवाली तो प्लीज़ मुझे भी विश कर दो क्योंकि शायद से कोई विश करने वाला है नहीं मेरी फैमिली के अलावा यहाँ पर, क्योंकि सभी के सभी दोस्त भाग गए कहीं और।